अरे मोदी जी की डिग्री के बारे में मैं क्या बताऊं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की अकेली डिग्री वो गुजरात से पाए हैं। कितने बड़े विद्वान हैं, पूरा देश जानता है। राजीव शुक्ला के चैनल पे एक बार उन्होंने राजीव शुक्ला को इंटरव्यू दिया था 20 साल पहले करीब, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर उनके बाद MA की भी डिग्री आ गई, BA की भी डिग्री आ गई दिल्ली विश्वविद्यालय की और गुजरात की। तो ये, और उनकी जाँच कोई नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाँच कर सकता। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं और डुअल पार्टीज करने वाले लोग कहते कुछ है करते कुछ। इनकी कथनी और करनी में कोई साम्य नहीं है। ये केवल आलोचना करते हैं। यहाँ गांधी की आलोचना करते हैं भारत में, विदेश में जाएंगे तो गांधी को नमन करेंगे। और सभी जगहों पर इनके RSS के लोग या भाजपा के वो लोग जो इनके काम में गोरख धंधे में सहयोग करें, ऐसे लोगों की मुझे लगता है कि नियुक्तियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से लड़के सब परेशान हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। और उसी परेशानी को राहुल गांधी ने उनके नब्ज को पकड़ा है। और जिनको आप आज हम लोग जेन जी कह रहे हैं, जेन जी लोग बताते हैं कि जो 96 के बाद जो युवा पैदा हुए हैं या बच्चे लड़के लड़कियां, उनको जेन जी बताते हैं। उसके पहले वालों को अल्फ़ा बताते हैं, जेन अल्फ़ा बताते हैं। उसके पहले के और अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो ये जेन जी या जेन अल्फ़ा, ये जो युवा हैं, इनको केवल आश्वासन नहीं चाहिए। इनको लंबा चौड़ा भाषण या केवल राम भक्त बनाकर या कंवरिया बनाकर इनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, भगवान राम या भगवान कृष्ण ये निजी आस्था का विषय है। हम लोग भी भगवान राम भगवान कृष्ण को मानते हैं। जो भी हिंदू में मानता है, भगवान शिव को भी मानते हैं। सावन के महीने में लोग व्रत रहते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। हमारे घर में भी रुद्राभिषेक सभी हिंदुओं घर में होता है, सभी कराते हैं। और ख़ासतौर से स्त्रियाँ ज़्यादा जागरूक हैं, वो कराती हैं। तो इस तरीके से सब जगह ये होता है। और लोग सावन में क्या, पूरे जो सनातन हैं वो तो पूरे वर्ष पर्यंत तक जो है खान पान अपना नियंत्रित रखते हैं। वो मीट मांस का सेवन नहीं करते हैं प्रायः। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडे बनारसी। कांडे बनारसी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी जिस तरीके से युवा संवाद करके और युवाओं को जिस तरीके से जागरूक किए हैं, उसके बाद से सत्ताधारी लोग लगातार राहुल गांधी को लेकर परेशान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अजय राय पर हमला बोला है। और जिस तरीके से राहुल गांधी को उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी युवाओं को बरगला रहे हैं और अजय राय सावन के माह में मछली खा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के नेता जी हैं। और हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से ये जुबानी जो जंग चल रहा है, क्या खान पान रहन सहन पे ही इधर उधर घूमेगा कि देश के विकास और उत्थान के लिए भी बात होगा। ये बताइए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, युवाओं को बरगला रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है क्या? मेरा यही प्रश्न जो आपने किया, और आज के मैं हिंदुस्तान समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें भी मेन समाचार में मुख्य में यही फ्रंट पेज पे लिखा था कि राहुल गांधी युवाओं को बरगला रहे हैं। मेरा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी बरगला रहे हैं या आप बरगला रहे हैं, या आपके जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय सर्वोच्च नेता हैं या प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो युवाओं को बरगला रहे हैं? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। 2014 के आम चुनाव के पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार में घूम घूम कर सब जगह ये कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, काला धन देश में वापस आ जाएगा। न वो काला धन आया, न 15-15 लाख रुपए आया। फिर उन्होंने कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। ये लगभग 13 वर्ष की सरकार के बने बीत चुके हैं, तो क्या 26 करोड़ युवाओं के भारत के रोजगार मिला? भारत में जो सरकारी क्षेत्र में कम से कम 3.5 लाख से ज़्यादा पद हैं, जो जानकारियां चारों ओर से आती हैं उससे पता चल रहा है कि उसमें अधिकांश पद अभी भी खाली हैं। वो पेंशनेबल पद थे। पेंशन भी आपने ख़त्म किया, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ख़त्म हुआ, और आपने 2005 के बाद आपकी ही सरकार ने सारा पेंशन सभी सरकारों को बंद कर दिया। कांग्रेस ने अपने एजेंडे में रखा कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम पेंशन देंगे, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार बनी, वहाँ दिया। अन्य कुछ राज्यों में भी उन्होंने पेंशन लागू किया। लेकिन ये सरकार उसको पेंशन को सुविधा मानती है, वो सामाजिक सुरक्षा नहीं मानती है।
तो एक पेंशन भी एक सामाजिक सुरक्षा। अब रह गई बात राहुल गांधी के जो वर्तमान समय में जो छात्रों की गूंज नामक कार्यक्रम हो रहा है, देखा गया कि पिछले दिन जब कोटा में उनका छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ, तो जो हमारे संसद में ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं, उनका क्षेत्र है कोटा राजस्थान में, वहाँ उन्होंने तब अनुमति उसकी निरस्त कराई, तरह तरह से बाधा उपस्थित किया। वही कुछ स्थिति उत्तराखंड में भी हुई, डबल इंजन की सरकार भाजपा के उत्तराखंड में, देहरादून में भी जहाँ गोष्ठी छात्रों गूंज कार्यक्रम होना था, उस स्थल से निरस्त कर दिया गया अनुमति को। उसी तरह की स्थिति जो है आपके इलाहाबाद में हुई। लेकिन हर जगह के कार्यक्रम में बड़ंगा डाला गया। वहाँ इलाहाबाद में केपी ट्रस्ट के स्कूल के मैदान में पानी डाल दिया गया, तमाम वहाँ ठीक नहीं किया गया, प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। लेकिन स्वतः स्फूर्त भीड़ सब जगह बहुत तेज़ी से आई, जिससे भाजपा बौखला गई। और अभी रिसेंटली जो पुणे में जो राहुल जी का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में स्वस्फूर्त छात्राओं की इतनी बड़ी संख्या एकत्रित हुई, उसको देखकर तो भाजपा एकदम बौखला गई। उसी बौखलाहट या घबराहट का नतीजा था कि राहुल गांधी के क्षेत्र में जाकर उल्टा सीधा बोलने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भाजपा के लोगों ने, लगता है मुझे, कि भेजा उनको कि आप जाइए और रायबरेली और अमेठी पे हमला कीजिए। और रायबरेली अमेठी में आकर उनके क्षेत्र में गांधी परिवार पर और राहुल गांधी पे वो तरह तरह से आरोप लगा रहे हैं और कर रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं। क्योंकि जो कुछ भी वहाँ विकास हुआ है रायबरेली में, फिरोज गांधी के समय से लेकर इंदिरा गांधी के समय में और आज माननीय सोनिया जी के समय में या राहुल गांधी है, सब कांग्रेस के ज़माने में ही अमेठी रायबरेली बहुत बैकवर्ड क्षेत्र था। मुझे याद है, मैं करीब 45 साल पहले मैं अपने पिताजी के साथ एक शादी समारोह में मैं गया था अमेठी। वो एकदम टोटली बैकवर्ड एरिया था। पहली बार वहाँ संजय गांधी चुनाव लड़ने के लिए आए थे। उसके बाद क्रमशः वो विकास होता गया उस क्षेत्र का। वो कांग्रेस ने ही विकास किया, जो कुछ भी विकास हुआ वो हुआ। ये सरकारें तो अड़ंगा डालती रही हैं उनकी विकास योजनाओं को रोकने का लिए। और बीच में एक जो फायरब्रांड नेता बनती स्मृति ईरानी, वो उछलती कूदती हुई आए, वो भी कह रही थी चीनी के दाम एकदम घट जाएगा और चीनी सस्ते मिलेगा। आज चीनी 70 रुपये किलो बता रहे हो गया लोग। ऐसे ही महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। पेपर लीक को लेकर, और ये पेपर लीक कहिए या गोरखधंधा कहिए उसके पीछे, जिस तरह से नीट की परीक्षा से लेकर प्रवेश और तमाम आयोगों द्वारा जो नियुक्तियों की प्रक्रिया चलती है, नौकरियों के लिए जो आयोग बने हुए हैं या एनटीए जो बनाया, सब जगह भ्रष्टाचार एकदम आकंठ, ये सब संस्थाएं डूब चुकी हैं। और सभी जगहों पर इनके आरएसएस के लोग या भाजपा के वो लोग जो इनके काम में गोरखधंधे में सहयोग करें, ऐसे लोगों की मुझे लगता है कि नियुक्तियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से लड़के सब परेशान हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। और उसी परेशानी को राहुल गांधी ने उनके नब्ज को पकड़ा है। और जिनको आप आज हम लोग जेन जी कह रहे हैं, जेन जी लोग बताते हैं कि जो 96 के बाद जो युवा पैदा हुए हैं या बच्चे लड़के लड़कियां, उनको जेन जी बताते हैं। उसके पहले वालों को अल्फ़ा बताते हैं, जेन अल्फ़ा बताते हैं। उसके पहले के और अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो ये जेन जी या जेन अल्फ़ा, ये जो युवा हैं, इनको केवल आश्वासन नहीं चाहिए, इनको लंबा चौड़ा भाषण या केवल राम भक्त बनाकर या कंवरिया बनाकर इनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, भगवान राम या भगवान कृष्ण ये निजी आस्था का विषय है। हम लोग भी भगवान राम भगवान कृष्ण को मानते हैं, जो भी हिंदू है मानता है, भगवान शिव को भी मानते हैं। सावन के महीने में लोग व्रत रहते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। हमारे घर में भी रुद्राभिषेक सभी हिंदुओं घर में होता है, सभी कराते हैं। और ख़ासतौर से स्त्रियाँ ज़्यादा जागरूक हैं, वो कराती हैं। तो इस तरीके से सब जगह ये होता है। और लोग सावन में क्या, पूरे जो सनातन हैं वो तो पूरे वर्ष पर्यंत तक जो है खान पान अपना नियंत्रित रखते हैं। वो मीट मांस का सेवन नहीं करते हैं प्रायः। लेकिन खान पान को राजनीति का विषय नहीं बनाया चाहिए। वो अजय राय वहाँ गए निषाद समाज के कार्यक्रम में, उन्होंने मछली खाया या नहीं खाया वो अलग विषय है। लेकिन वो तो खुद ही सफाई दे रहे हैं कि अगर हमारी कोई फ़ोटो ऐसी है नहीं जिसमें हम खाली। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी उन्होंने भी कहा कि हम लोग कोई ऐसा, और निषाद समाज के लोग अगर मछली खाते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? आप कहते हैं कि सावन में मछली नहीं खाने का। मैं पूछता हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सावन में 1 महीना मछली मांस नहीं खाना चाहिए और शेष 11 महीना हमको मछली या मांस 24 घंटे खाते रहना चाहिए? अगर आप शाकाहारी हैं, सनातन मानते हैं अपने को, तो पूरे वर्ष पर्यंत मांस मत खाइए, जीव हत्या मत करिए। महात्मा गांधी भी कहते हैं जीव हत्या पाप है। या हमारे बौद्ध धर्म में या और में, अरे जैन धर्म में लोग कहते हैं जीव हत्या पाप है, जीव की हत्या नहीं की जानी चाहिए। तो आप पूरे 11 महीने जीव हत्या करेंगे और 1 महीना में आप पवित्र हो जाएंगे भगवान शिव के नाम पर। तो ये तो निजी आस्था और विश्वास की चीज़ है। धर्म और खान पान और रहन सहन
ये आदमी का निजी आस्था, निजी विश्वास हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे दुनिया की भौगोलिक स्थिति का अगर हम अध्ययन करें तो पूरा जो विश्व है हमारा, ये धरती है, सब उनका पिंड की तरह है, सब घूम रहा है, सभी लोग घूम रहा है। ये पृथ्वी का 70% हिस्सा जलमग्न है, जो समुद्र से घिरा हुआ है। 30% भूभाग है केवल, और जो 70% जो हमारा ज़मीन समुद्र से घिरा है, या नदियों से, नालों से, या पोखरे, जगह जगह पोखरों से बने हुए हैं, उनके रहने वाले लोग, वहाँ के रहने वाले लोगों के पास, उनके पास गेहूँ, चावल, ये सब अनाज पैदा करने की भौगोलिक स्थिति नहीं है। वहाँ पर्यावरण उनका इस तरीके का नहीं है कि गेहूँ चावल पर्याप्त मात्रा में पैदा कर सकें या अनाज खा सकें, जो हमारे अनाज हैं, चना, हर चीज़ में। तो ये सारे अनाज वहाँ उत्पादन होते हैं। अब आप चले जाइए भारत के एक तरफ, मलेशिया, इंडोनेशिया से लेके और वियतनाम और उधर जापान के अगल बगल, चाइना के किनारे किनारे जितना समुद्र किनारे हैं, चाहे समुद्र दक्षिण अमेरिका में और समुद्र के किनारे और जो शहर है, या इंग्लैंड वगैरह में जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, वो सब जगह मछलियाँ खाते हैं लोग। क्रिल मछली खाई जाती है। तो पूरे विश्व की खाद्यान्न समस्या केवल अनाज से ख़त्म भी नहीं हो सकती। आप सनातन हैं तो आप अपने धर्म का पालन करिए, यहाँ लोग खाएं, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप जो है 1 महीना तक आप ये मत खाइए, वो खाइए। अरे भाई, उनकी निजी आस्था और विश्वास है। हर जो सनातन को मानते हैं वो प्रायः लोग तो मीट मांस खाते ही नहीं हैं, पूरे साल ही नहीं खाते हैं। सनातन का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि 11 महीना खाएं और 1 महीना न खाएं। हम कह 12 महीना मत खाइए। हम लोग तो नहीं खाते हैं, अंडा भी नहीं खाते हैं, मीट मांस भी नहीं खाते हैं। तो ये तो निजी, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैं विरोध नहीं करता कि जो लोग मीट मांस खाते हैं उनकी मजबूरी है। उनके जैसे अब आप हमारे भारत में, अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो देवरिया और गोरखपुर के और जो कोसी का क्षेत्र है, और जो बिहार से लेते हुए बंगाल तक चले जाइए, तो वो जो कोसी नदी के किनारे किनारे वो जो क्षेत्र है, वो पूरा बंगाल तक, वो पूरे बेल्ट में दलदली ज़मीन है, पानी ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ तालाब है, पोखरे है, बंगाल में भी है। वहाँ थोड़ा चावल होता है ज़रूर पानी की वजह से, लेकिन गेहूँ नहीं होता और अनाज नहीं होते हैं, सब्जियाँ नहीं होती हैं पूरी। तो वो लोग मछली ही खाते हैं, मछली खाते हैं, पोखरे रखे हैं, मछली खाते हैं, चावल खाते हैं, वो लोग खाते हैं। तो उनकी मजबूरी भी है और उनकी आवश्यकता भी है, उस हिसाब से उनका जीवन शैली चलता है। तो अब पूरे दुनिया में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई देश खान पान के आधार पर राजनीति करे। ये भारत के ही जो ये तथाकथित भक्त लोग हैं, जो अपने को राम भक्त मानते हैं या शिव भक्त मानते हैं या सनातन के ठेकेदार अपने आप को समझते हैं। सनातन कोई धर्म अलग से नहीं है, वो सनातन प्राचीन काल से चला आ रहा धर्म है। अभी हिंदुओं के ठेकेदार बने थे तो हिंदू, सिंधु से हिंदू बना है। हिंदू तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू मुगलों द्वारा दी गई एक प्रकार की गाली है। हिंदू हमारी कोई जाति धर्म नहीं रहा है, हिंदू कोई हमारी वो नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु नदी के इधर रहने वालों को फारसी लोग, उधर के लोग हिंदू कहते थे, वही हिंदू नाम पड़ गया। तो ये धर्म के आधार पर या ईश्वर और देवी देवता के पूजा पाठ के आधार पर ये एक राजनीति करना मैं समझता हूँ ये निंदनीय है, अच्छा नहीं है। ईश्वर की प्रति आस्था हर आदमी की निजी होती है, धर्म के प्रति आस्था, खान पान, रहन सहन सबका अपना निजी होता है। और हर भौगोलिक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने हिसाब से खाते हैं। अब मछली ही राजनीति, अब भाजपा के पास कोई काम है नहीं। योगी आदित्यनाथ, योगी अपने आप बोलते हैं, पता नहीं कैसे योगी हैं, वो गिरुआ पहनते योगी हैं। आप रोजगार की बात नहीं करें, गरीबी बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार दूर करने की बात नहीं करेंगे, वो बातें नहीं करें। बार बार पेपर लीक हो रहा। लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरीके से संजय निषाद भी मछली को लेकर अपना बयान दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी दे रहे हैं, वही बंगाल के जब चुनाव हो रहा था तो बहुत सारे बीजेपी के जो ब्रांड नेता जो थे, जो स्टार प्रचारक के रूप में गए थे, वो लोग मछली भात खाते हुए दिखे गए और लोग अपना फोटो भी शेयर किए थे। तो एक तरफ आप खुद खा रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं को ऊपर आरोप लगा। देखिए, ये सब अवसरवादी नेता हैं। बंगाल में जाके मछली इसलिए खा रहे हैं कि बंगाल के लोग खुश हों, उनको लगेगा कि बंगाल हम आपकी तरह, वो उनका रहन सहन, वो खान पान उनका बंगाल का वही है। वो मछली भात उधर प्रायः खाते हैं, बंगाली लोग खाते हैं, बहुत से लोग खाते हैं। तो ये जो इधर से जो गए थे, जो कौन ठाकुर जो हिमाचल से गए थे और लोग गए थे, भाजपा के नेता, ये दिखा रहे थे कि हम आपकी संस्कृति में मेल के ही हैं, हमारे वहाँ जाके अलग ये बार बार जो पाखंड करते हैं और चोला बदलते हैं राजनीति का, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। चोला बदल के अलग अलग क्षेत्र में जाके, जैसे माननीय मोदी जी जहाँ जाते हैं, मैं कहता हूँ मैं तो यहीं का हूँ, मेरा यही पारिवारिक संबंध रहा है। कभी बोल देंगे कि चीनी यात्री वेन सांगे फाहियान कौन आया था, उनके गांव गया था, कुछ और गया था। इतिहास का तो उनको जानकारी कितना है, पूरा भारत जानता है। वो नालंदा और तक्षशिला सब एक ही जगह उन्होंने बिहार में ही पहुंचा दिया है, जबकि नालंदा वहाँ है, तक्षशिला कहाँ है, आज पाकिस्तान में है।
इसी तरीके से उन्होंने बोल दिया कि सिकंदर आक्रमण करते हुए गंगा घाटी तक आ गया था। गंगा घाटी तक आया ही नहीं सिकंदर, वो रावी नदी और ताप्ती नदी उसी किनारे वहीं से लौट गया, पूर्व से लड़ाई जो हुई। तो हमारे मोदी जी की डिग्री के बारे में मैं क्या बताऊं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की अकेली डिग्री वो गुजरात से पाए हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, पूरा देश जानता है। राजीव शुक्ला के चैनल पे एक बार उन्होंने इंटरव्यू, राजीव शुक्ला को इंटरव्यू दिया था 20 साल पहले करीब, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर उनके बाद MA की भी डिग्री आ गई, BA की भी डिग्री आ गई दिल्ली विश्वविद्यालय की और गुजरात की। तो ये, और उनकी जांच कोई नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जांच कर सकता। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं और डुअल पार्टीज करने वाले लोग, कहते कुछ है करते कुछ, इनकी कथनी और करनी में कोई साम्य नहीं है। ये केवल आलोचना करते हैं, यहाँ गांधी की आलोचना करते हैं भारत में, विदेश में जाएंगे तो गांधी को नमन करेंगे। यहाँ नेहरू के बिना इनका काम नहीं चलता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका ज्ञान था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को उन्होंने जो लिखा, उसकी तुलना आज के नेताओं से नहीं हो सकती। 11 साल तक वो अमेरिका, इंग्लैंड में रह के उन्होंने पढ़ाई किया और तमाम उनके विदेशिक संबंध थे, और संभवतः इसीलिए अंग्रेजों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। पटेल ने भी उनको स्वीकार किया प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं था वो अपने मन से नेहरू जी बन गए। और पटेल जी तो 50 में चले गए, 47 के बाद 3 साल ही रहे, 3 साल में ही उनका बड़ा योगदान था, और चुनाव ही नहीं हुआ उसके बाद। और ये सब भाजपा लोग प्रचार करते हैं कि पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, और पटेल रहे कहाँ, 50 में चले गए वो। तो ये हमारे प्रधानमंत्री या भाजपा के नेता और योगी आदित्यनाथ जी भी जिस तरह की भाषा बोलते हैं वो योगी की भाषा नहीं है। गोरखनाथ पीठ बड़ी पवित्र पीठ रही है, उसका बड़ा एक सम्मान रहा है। वहाँ पर लोग बताते हैं कि आज से 50-60-70 साल पहले 30-35% मुसलमान भी थे, और वो योगी के जगह जगह घूमते थे और प्रचार करते थे। लेकिन आज वहाँ कितने लोग रह गए हैं। अब एक जाति, एक विशेष धर्म के पीठ बना दिया जाए और कुछ लोगों का एक अधिकार बन जाए, ये ठीक नहीं है। और ये जाति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति करना, केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, और उसी के लिए विशेषज्ञ हैं हमारे प्राइम मैन योगी जी जो हैं, इसीलिए जाने जाते हैं कि एक धर्म के विरोध में लगातार बोलते हैं। ये तो कोई राजनीति है नहीं, केवल हम एक धर्म के प्रति घृणा पैदा करें। ठीक है, अगर आपके अगर हैसियत है तो हिंदू राष्ट्र बना के निकाल दीजिए उस धर्म के लोगों को भारत से, लेकिन अगर हैं हमारे और हमारे संविधान में उनका स्थान है तो हम कैसे हटा सकते हैं। जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या और बड़े जो नेता रहे, सारे लोग रहे, सारे लोग मिल के देश को आज़ाद कराए हैं। और उसमें हमारा सेकुलर स्वरूप बनाया गया और सर्वधर्म सद्भाव लेकर चला गया है। इसको अगर हम संविधान को मानते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने कहा, अब वंदे मातरम जो की चर्चा होती है, वंदे मातरम भी उस समय 37 में जब हुआ कि उसके 2 छंद गाए जाएंगे, तो जिस समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, और बंकिम चंद्र चटर्जी संभवतः मुझे जानकारी है 1838 में वो पैदा हुए और 1894 में संभवतः उनका देहांत हो गया, और लगभग 33 वर्ष वो अंग्रेज सरकार के मुलाजिम थे। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे, मुझे कहने में संकोच नहीं है आपके चैनल में। और उन्होंने वंदे मातरम जो लिखा, उसके 4 लाइनें बहुत अच्छी हैं, बहुत सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं, और क्रांतिकारियों ने बाद में वो वंदे मातरम वही 4 लाइन गाकर उसको अंग्रेजों को चढ़ाया। और बाद में लेकिन उन्होंने काली की पूजा और देवी दुर्गा की पूजा उसमें जोड़ दिया, नाम जोड़ दिया, उस तरीके से लिख दिया, जिसको ये लोगों ने कहा, चूँकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो सभी धर्म के लोग उसमें शामिल थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। तो ये हुआ कि भाई किसी एक धर्म के आदमी दूसरे धर्म के देवी देवता का पूजा नहीं करता, तो उसको 4 लाइन जो पहले की हैं, और उन्होंने जो पहली 4 लाइन थी 1875 में उन्होंने पहले 4 ही लाइन लिखा था। फिर 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखना शुरू किया और बढ़ाया, तब उसमें धीरे धीरे वो बढ़ाते गए, लेकिन मौलिक उनका ये 4 लाइन था। अब उसको लेके आप विवाद खड़ा करिए, झूठ मूठ का, बतंगड़ बनाइए। क्या वंदे मातरम गाने से रोजगार मिल रहा है, या राष्ट्रगान गाने? हाँ, हमारे सम्मान का प्रतीक, हम राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके नाम पर भी राजनीति करना ठीक नहीं। अभी देखा आपने कौन महान हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो सलूट लेने गए तो किसी जगह पे कार्यक्रम में, पुलिस लाइन में कहीं पे, और अभी राष्ट्रगान चल रहा है, उतर के चल दिए। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। देश का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन सर्वधर्म सद्भाव के साथ, और जो हमारा संविधान है, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। और खान पान, रहन सहन के आधार पर राजनीति करना मैं समझता हूँ निंदनीय, उचित नहीं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर अनिल उपाध्याय जी, बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।